कभी बिल्कुल कभी बिल्कुल। चंगा, कभी पंजाब की भाषा में, कभी मध्य प्रदेश की भाषा में। घनी खम्बा हमारे नेता जी तो बार बार महाराष्ट्र दौड़ के चले जाते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं हालांकि। पर सर खंबा घड़ियान क्या होता? खम्बा अर्थ गंजे तो अपने बता घर के सामने खम्बा खड़ा। खंबागड़ी माने प्रणाम। हमारे खंबागड़ी खमागड़ी है, वंदना जोड़ खंबागड़ी करके नहीं। प्रणाम किया खमागड़ी जाता मुख्य अतिथि का। हमारे महाराणा प्रताप हुकुम के हुकुम। वंशज राजा महाराजा सभी ऐसे ही करते थे, दोनों हाथ जी झुका करके खम्बा गणी पधारो। आगे बढ़ाएं चलिए, क्लास। बहुत सुंदर, बहुत हुकुम। बढ़िया। और जैसे कि बने सिंह भैया ने कहा है, अब हम आशीर्वाद है, शुभकामना है, तो फिर अलग अलग भाषाओं में भी जिनको जो आती है वो बोलिए, बिल्कुल स्वागत रहेगा। और आज की सुंदर योग कक्षा हमारी बहन कल्पना कोटले जी ने बहुत अच्छे से ऊर्जा के साथ आसन, प्राणायाम, दंड बैठक सब बढ़िया लिया, आनंद लिया, आनंद सब योगाहार साधकों ने और सबने योग किया। तो सबके माइक ऑन है। हाँ, तो और हमारी जो आज की योग शिक्षिका थी आदरणीय सुजाता ताई मेहत्रे, मगर बारिश के कारण और बिजली के कारण वो नहीं जुड़ पाई, तो हमारी आदरणीय कल्पना कोटले बहन जी ने क्लास ली। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और दूसरे सत्र की तरफ चलते हैं। अब हम दूसरे सत्र में जैविक खेती की और हम आहार पर चर्चा करते हैं। तो कल हमारे सदन में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत जी, कृषि वैज्ञानिक, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से। तो कल उन्होंने बहुत ही सुंदर नर्सरी के बारे में और पौधे और फिर उसका जो हमें प्रोटेक्शन क्या करना है, कैसे उसको संभालना है, क्या हमें सावधानियां लेनी है, उसके बारे में हमें बताया। तो आज भी हमें वो नर्सरी के पौधे के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो मैं सादर निवेदन करती हूँ आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत भैया से, आप आए, आपका योगाहार मंच पर फिर से एक बार स्वागत है जी। धन्यवाद बहन जी। सदन को सादर प्रणाम, सभी प्रबुद्धजनों को सादर प्रणाम। कल हमने चर्चा की थी कैसे हम पौधे लगाएं, फल वृक्षों का किस तरह से हम प्रबंधन करें ताकि हमारी हम जो भी पौधे लगाते हैं उनकी उत्तरजीविता अच्छी रहे और वो हमको लंबे समय तक उत्पादन देते रहे ताकि हमें आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि हम जीवन में जितनी क्रियाएं करते हैं कुछ को छोड़ के बाकी ज्यादातर ये माना जाता है कि हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं। तो और उससे वो जो कहा गया है कि धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि पहले अर्थ, फिर अर्थ आ जाए तो फिर उससे धन और धन से फिर मोक्ष। तो ये एक क्रम है। तो ये हमारे मनुस्मृति में और जितने भी हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को विद्या अध्ययन करना चाहिए। जैसे वो कहा गया, विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रताम धनाप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। तो ये एक प्रक्रिया है। तो हमें अर्थ तो प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें हम जो भी हम कृषि में कार्य करते हैं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य होता है कि हम उससे धन प्राप्त करें और धन प्राप्त करके हम हमने जो हमारे आश्रित हैं उनका पालन पोषण करें। तो हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं नर्सरी तैयार, नर्सरी की बात करेंगे। मैं एक मिनट शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखेंगे शेयर हो रहा है या नहीं। अभी क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब? जी दिखाई पड़ रहा है सर। आ रहा है जी। ये
पौधशाला प्रबंधन आ रहा है? हेलो, आ रहा जी, है आ सर। जी, हाँ जी। तो हम हमारे जो मैंने कल बात की थी कि हम जब खेती करते हैं तो खेती में हम सबसे पहले हम बोलते हैं कि खाद्यान्नों की खेती, मतलब सबसे सुलभ, सबसे आसानी से अगर कोई खेती की जा सकती है तो वो अन्न की खेती। मतलब उसमें हमें बहुत ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती और बहुत ज्यादा आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपका थोड़ा ज्ञान है, थोड़े संसाधन है और आप खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको खाद्यान्नों की खेती शुरू करना चाहिए। तो उससे हमें ये पता चलता है कि जमीन कैसी है, किस तरह से जमीन में कार्य करना चाहिए, किस तरह से हम जमीन के साथ आगे बढ़े, तो ये हमको सीखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें सब्जियों की खेती। तो सब्जियों की खेती की हम आज चर्चा करेंगे और सब्जियों की खेती में हम बात करें तो नर्सरी प्रबंधन, क्योंकि ज्यादातर हमारी सब्जियों में हम रोपनी लगाते हैं और बिना रोपनी के हमारी मतलब बहुत सारी सब्जियां हैं जो हमारी बिना रोपनी के नहीं होती। कुछ ही है ऐसे, बरबटी है, आपकी सेम है, जो बड़े दाने वाली फसलें हैं उनमें ही भर, मटर है, इनमें ही हम नर्सरी तैयार नहीं करते, हम इनकी सीधी बुआई करते हैं। बाकी जितनी छोटे, जिनके दाने छोटे होते हैं तो बीज छोटे होते हैं, उनकी हम बुआई करते हैं, नर्सरी तैयार करके फिर हम उनको पौधे की रोपाई करते हैं। तो हमको क्या क्या चीजें नर्सरी प्रबंधन के दौरान ध्यान रखनी पड़ती है वो उस पर आज चर्चा करेंगे। और ये माना जाता है कि जिसकी भी नर्सरी अच्छी हो तो उसका 50% काम हो गया। अगर आपका अच्छा रोपा तैयार हो गया, अच्छी नर्सरी तैयार हो गई, तो आपका 50% काम हो गया। तो सबसे पहले हम पौधशाला प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो छोटे बीज होते हैं उनको हम लेते हैं और इसके जो लाभ है, क्योंकि लाभ ये है कि हम अगर सीधे अगर बुआई करते हैं तो हमको क्योंकि बीज छोटे होते हैं तो इनको लगाने में दिक्कत होती है और एक जगह मैनेज करने में आसानी होती है, तो स्थान कम लगता है, समय की बचत होती है। हमारी खेत में कोई फसल लगी है और हम उसी समय में हम रोपा डाल के अगली फसल की तैयारी शुरू कर देते हैं। जो सब्जी वाले किसान है वो खेत को सामान्यतः कम खाली छोड़ते हैं, तो वो अगली फसल जब उनको ऐसा लगता है कि 1 महीना 20 दिन इस फसल में आने को बाकी है, उस समय वो नर्सरी डाल देते हैं और नर्सरी डाल के अगली फसल की तैयारी कर लेते हैं। तो कंटिन्यूअस मतलब उनकी जो वो है रिले क्रॉपिंग इसको कह सकते हैं आप, लगातार एक फसल जा रही है, दूसरी फसल कंटिन्यूएशन में है और देखरेख में सुविधा होती है और जो भी कीड़े बीमारियां जो भी आती है उसको हम उससे हम रक्षा कर सकते हैं। दूसरा, प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे पानी तेज आ रहा है, आंधी आ रही है, तेज धूप आ रही है, तो इन सब से भी हम इसको रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इसलिए हम नर्सरी लगाते हैं। स्थान का चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम नर्सरी लगाएं तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि कौन सी जगह लगाएं। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि नर्सरी ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां हम रोज जाए। हम अगर हमें सब्जी की नर्सरी लगानी है और अगर हमने ये देखा कि पानी की सुविधा देख के हमने पानी के दूसरे स्रोतों पर ज्यादा ध्यान दिया, तो कई बार हमारी जो नर्सरी पे ध्यान देने की वो होती है वो कम हो जाती है। तो सबसे पहला ये होना चाहिए कि वो हमारे घर के, हमारे रहवास से पास होना चाहिए, क्योंकि अगर रोज हम देखेंगे तभी हमारी नर्सरी अच्छी होगी। क्योंकि सब्जियों में इतनी सारी समस्याएं आती है कि अगर आपने एक दिन भी छोड़ दिया, जैसे एक बीमारी होती है डंपिंग ऑफ, अगर वो आज आपको 4 पौधे दिख रहे हैं तो कल आपको 100 पौधे दिखेंगे और परसों हो सकता है आपको वो 10,000 हो जाए। तो बहुत तेजी से होता है और पहली बात तो ये कि पता नहीं चलता है। मतलब आप अगर 10 बजे अगर आप देखेंगे डंपिंग आपको, तो आपको पौधे समझ भी नहीं आएंगे कि डंपिंग आप हुआ है, क्योंकि पौधा जो है नर्सरी में सूख कर गिर के काला पड़ जाता है और नर्सरी के जैसा ही दिखने लगता है। इसलिए डंपिंग आप कभी भी
अगर आप सुबह जाके देखेंगे, सुबह सुबह अगर आपने देखा नर्सरी को जाके देखेंगे, तो वो आपको पौधे गिरे हुए जमीन के, जहां से वो तना उसका जमीन से जुड़ता है, उसी जगह से लुढ़के हुए दिखते हैं। तो ये बहुत तेजी से होने वाली समस्या है, और इसको इससे बचने के लिए हमको मतलब उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे घर के पास होना चाहिए। ये जो मैंने लिखे हैं, इसमें स्थान खुला होना चाहिए, धूपदार होना चाहिए, पौधों की छाया से मुक्त होना चाहिए। छाया रहेगी तो हमारी नर्सरी की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो हाइट पर होना चाहिए, थोड़ी सी ऊंचाई पर होना चाहिए। ऐसी जमीन हो जहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा स्थान हो। तो ऊंचे स्थान पर होने से जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि जल निकासी की। अगर निचले स्थान पे होगा तो पानी भरेगा, और पानी भरेगा तो उसमें उसकी जो सड़न की समस्या ज्यादा होगी, क्योंकि कोई भी फसल पानी चाहती है, पर पानी की अधिकता को कोई भी फसल के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सिर्फ धान ही एक फसल ऐसी है जिसको हम पानी की अधिकता में लगा सकते हैं, पर उसमें भी ये देखा गया है कि उसका उत्पादन जब हमारा पानी कम करता है, हम उसको बोलते हैं ड्राइंग एंड वेटिंग। अगर सुखाए, खेत को सुखा रहे हैं, फिर उसको गीला कर रहे हैं, फिर सुखा रहे हैं, गीला कर रहे हैं, तो उसकी उत्पादकता लगभग 25% बढ़ जाती है। ऐसा धान के केस में भी देखा गया। तो फसलों को भी हवा चाहिए, उनको पानी चाहिए। तो हवा के लिए जमीन को थोड़ा सूखा रखना आवश्यक है। तो हमें पानी उतना देना है जितना पौधे की आवश्यकता है। पौधों को जल स्रोत के पास होना चाहिए। ये हमारी सुविधा के लिए, क्योंकि हमको दूर से पानी लाना पड़ता है, तो कई बार हम टाइम पे पानी नहीं दे पाए, पर ये द्वितीयक चीज है, सेकेंडरी है। पौधों की मिट्टी प्राकृतिक रूप से जैविक पदार्थों से घनी होना चाहिए। हम जहाँ नर्सरी डाल रहे हैं वहां पे जो भूमि है वो उसमें जो हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं, जीवांश की बात करते हैं, वो अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए अगर नहीं हो तो हम उसमें जीवांश मिला सकते हैं। हम गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट जो हमारे पास उपलब्ध हो उसको हम मिला सकते हैं। ये पीएच मान हम सभी खेती में ये समझते हैं कि 6.5 से 7.5 के बीच का जो पीएच है न्यूट्रल पीएच कहलाता है, और ये पीएच सामान्यतः सभी सब्जियों के लिए अच्छा माना जाता है। ये जो नर्सरी में जब हम खुले में नर्सरी डालते हैं तो एक बहुत सुंदर तकनीक है जिसमें सॉइल सोलराइजेशन कहलाता है। इससे अगर हम खेती में अगर उपचार करते हैं तो ये ज्यादातर जितनी भी आपकी बड़ी नर्सरियां हैं जहाँ पे पौधे लगते हैं, आपके बड़े फल वृक्षों को तैयार किया जाता है, वहां पे भी सॉइल सोलराइजेशन के लिए इस मेथड का उपयोग किया जाता है। और अब भी कुछ जगह केमिकल्स उपयोग करने लग गए हैं, जो जैसे अनारसी सिट्रस है वो लोग भी वो यूज करने लग गए। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं सीमेंट के, और उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसके ऊपर फिर केमिकल्स डालते हैं, और उस पर फिर पॉलीथीन रख के फिर इसको स्टरलाइज करते हैं। पर सबसे सुंदर जो तरीका है, सबसे अच्छा जो तरीका है, चूंकि हम प्राकृतिक रूप से काम कर रहे हैं, और प्राकृतिक रूप से नहीं भी करें तो ये हम इस विधि से अगर भूमि को सोलराइज करते हैं तो ये बेस्ट तकनीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये सामान्यतः सोलराइजेशन का काम मई के महीने में किया जाता है। हमारा जो तापमान होता है सामान्यतः उस समय जो वातावरण का तापमान होता है वो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे यहाँ चला जाता है। अब ये जो 40 से 45 डिग्री तक सेंटीग्रेड जाता है ये हमारा वातावरण का तापमान है, पर जो भूमि का तापमान है ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। मतलब इसमें डिफरेंस होता है, हमारे तापमान से वो भूमि का तापमान ज्यादा होता है। तो ये इस चीज को हम उपयोग करते हैं सॉइल सोलराइजेशन के लिए। इसके लिए हम कहते हैं कि मई के महीने में आप 15 मई तक, उसके पहले ही हम इसकी बात करते हैं कि हम इसको फर्स्ट वीक ऑफ मई में, हम अगर प्रथम सप्ताह में मई के अगर इसको भूमि को हम जुताई कर देते हैं। भूमि की जुताई करने के बाद इसमें हम सिंचाई करते हैं, और इसमें ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा सिंचाई नहीं करना है, थोड़ी सी मीडियम सिंचाई करना है। अब कि वो पूरा जो नीचे तक जहां तक हमने जुताई की है हम वहां तक पानी चला जाए। और इस जुताई करने के बाद इसमें
इसको 200 गेज की जो व्हाइट पॉलीथीन आती है, गेज का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होता है, 200 माइक्रोन जो गेज होता है उसकी उतनी मोटी पॉलीथीन को हम इसके ऊपर पूरी तरह से ढक देते हैं। और ढकने के बाद इसको ये अगर ये फोटो में आप देख रहे होंगे तो इसमें चारों तरफ से हम इसको दबा देते हैं। तो ये चारों तरफ से दबाने से क्या होता है कि ये गीली मिट्टी होती है आसपास, तो ये एज ए प्रेशर कुकर का काम करता है, मतलब ये एयर टाइट हो गया। अब एयर टाइट हो गया तो इसमें जो पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन जब सनलाइट पड़ेगा, मई की गर्मी पड़ेगी, तो ये पॉलीथीन से जो जितनी एनर्जी है सोलर की वो अंदर जाएगी और ये टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर हम बोलते, पहले अगर हम बोल रहे थे कि यहाँ 55 डिग्री सेंटीग्रेड सॉइल का टेम्परेचर होता है, तो यहाँ जब ये दिन भर गर्म होगा तो इसका टेम्परेचर 4-5 डिग्री और बढ़ जाता है। तो वो उससे भी मतलब जो नॉर्मल सॉइल टेम्परेचर, क्योंकि ये ऐसे मतलब वहां पर अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट, क्योंकि पानी गर्म हो, अंदर जितना हमने पानी उसमें दिया है वो पानी गर्म हो रहा है और अंदर ही भाप में परिवर्तित हो रहा है। तो वो पानी अंदर जितना भी आपका जर्म्स होंगे, कीड़े के लार्वा होंगे, प्यूपे होंगे, उनको सबको नष्ट कर देता है। और दूसरा, जितना भी इसमें बीज होंगे, सीड होंगे, उनका भी अंकुरन खत्म कर देगा। तो ये इसको हम करीब 20 से 25 दिन के लिए हम इसको ऐसा छोड़ देते हैं। तो ये जब प्रक्रिया रोज चलती है, रोज गर्म होगा, रोज ठंडा होगा, रोज गर्म होगा, रोज ठंडा होगा, तो ये 20 से 25 दिन तक जब चलेगी तो इसमें किसी भी तरह के जो सूक्ष्म जीव है वो मतलब जो हमें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हो हमारी नर्सरी को, इसमें नहीं आते। तो इसमें इस तरह की कंडीशन में हम इसको नर्सरी को रखते हैं और फिर इसमें हम जब बीज डालते हैं नर्सरी को अच्छे से। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखने की बात होती है, अगर हमको इस नर्सरी में खाद देना होता है, गोबर की खाद देनी होती है, वर्मी कंपोस्ट देना होता है, तो हम इसको पहले ही खेत में डाल देते हैं ताकि वो भी उसमें भी स्टरलाइजेशन हो जाए, उसमें भी निर्जमीकरण हो जाए, जिससे किसी तरह का उसमें दोष ना रहे। तो ये एक बड़ी अच्छी तकनीक है और बिना पैसे की है। भगवान सूर्य के हम उसकी एनर्जी को उपयोग करते हैं। तो इसको इसके बाद इस पॉलीथीन को हटा देते हैं। हटाने के बाद फिर इसमें नर्सरी बनाते हैं और नर्सरी बना के बीज की बुआई करते हैं। अब बीज बोने के भी जो तरीके हैं, इसमें भी कई जो हमारे किसान भाई हैं वो सीधे जो नर्सरी में छिटक देते हैं बीज को। तो बीजों को हमको ब्रॉडकास्ट नहीं करना है। ब्रॉडकास्टिंग सामान्यतः किसी भी तरह से खेती में हम उपयुक्त नहीं मानते, ये मतलब अवैज्ञानिक तरीका है। तो हमें ये करना है कि जब भी हम बीज को डालें तो उसको कतारों में डालें और ये देखें कि हमारे पास, क्योंकि वेजिटेबल के साथ ये है कि कई सारे 10 ग्राम का बीज जो है वो 400 रुपए से लेके 1100 रुपए तक का आता है। टमाटर की बात करें, मिर्ची की बात करें, दूसरे और जो शिमला मिर्च हैं दूसरे उसकी बात करें, ब्रिंजल में ही थोड़ा सा उसका जो भटे का बीज है वो थोड़ा सा सस्ता आता है। बाकी सारे बीज की कीमत बहुत ज्यादा। और आजकल तो, पहले तो ये होता था कि 10 ग्राम आता था, अब ये कर दिया उन्होंने 2000 बीज देते हैं। एक पैकेट जो आता है उसमें आजकल गिनती से, काउंटिंग से देने लग गए, तो वो भी, और उसकी कीमत भी जैसे 2000 बीज है तो उसकी कीमत आपको 500 रुपए 600 रुपए होगी। तो सामान्यतः 60 पैसे से लेके 1 रुपए 2 रुपए तक अलग अलग उसके बीज पड़ते हैं। और अभी तो कई हाइब्रिड्स ऐसे आ रहे हैं जिनके 3 रुपए 4 रुपए का एक जो सेम वगैरह है, इनके कुछ बरबटी के कुछ बीज है, तो वो 3 रुपए 4 रुपए का एक एक बीज किसानों को बेच रही कंपनियां। तो कई तरह की चीजें हैं। तो बीज चूंकि महंगे हैं तो उसको बचाने के लिए हमें नर्सरी मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम बीज को कतारों में अगर बोते हैं तो बीज हमारा बहुत आसानी से हम बीज को मैनेज कर सकते हैं। अब कतारों के लिए इसमें हम सामान्यतः बोलते हैं कि 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे हमको लाइन खींचनी होती है। इसको आप दूरी को पौधे के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। तो हमको
1 सेंटीमीटर की गहरी लाइनें हमें जो हमारी नर्सरी है उसमें आड़ी लाइनें खींच देनी। अच्छा, यहाँ पर एक बात और मैं पहले कहना भूल गया, जो हमारी नर्सरी होती है इसका साइज क्या होना चाहिए। सामान्यतः इसको हम नर्सरी का जो साइज होता है वो हमारा 1 मीटर होना चाहिए, 3 फीट या 1 मीटर। ये इसलिए क्योंकि ये वर्केबल साइज कहलाता है नर्सरी का, और इसमें दोनों तरफ से हम काम कर सकते हैं। वीड निकालना है, कुछ हमको पौधों में कुछ किसी भी तरह के काम करने हैं तो हम दोनों तरफ से उसमें हम काम कर सकते हैं। और दूसरा, इस दो नर्सरियों के बीच में कम से कम 1 फीट का गैप होना चाहिए ताकि हम आसानी से उसमें काम कर सकें। तो ये हमारे बीज की बात हुई। और बीज जब भी हम ले तो इसको बीज को उपचारित करके लगाएं। हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं तो हमको बीज को जीवामृत से या ट्राइकोडर्मा से या स्यूडोमोनास से इसको हम उपचारित कर सकते हैं, और ये सब बहुत बढ़िया इनके परिणाम हमारी खेती में आते हैं। तो हम ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित करें। 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज करना चाहिए। पहले 5 ग्राम प्रति किलो बीज का रिकमेंडेशन थी, अब चूंकि इसकी थोड़ी सी जो मात्रा है वो बढ़ाई गई है, तो 10 ग्राम प्रति किलो बीज हमको मतलब जो ट्राइकोडर्मा है उसको लेना चाहिए। तो बीज उपचार करें और फिर इसके बाद इनको हम कतारों में बुआई करें। जैसे ये यहाँ अभी देख रहे हैं आप कि ये कतारों में हमको बुआई करना है, और एक एक दाना हमको, दाने के बीच में भी, हर दाने के बीच में कम से कम हम 1 सेंटीमीटर का अंतर रखें, क्योंकि उस पौधों को अपने स्थान देना पड़ेगा प्रॉपर। नहीं देंगे तो फिर वही समस्या आएगी, स्थान नहीं होगा, डंपिंग ऑफ होगी, और डंपिंग ऑफ होगी तो वो हमारे पौधे मरेंगे। सामान्यतः जो क्यारियों को भी बनाने का जो तरीका होता है वो 3 तरह की हमारी क्यारियां होती है, और ज्यादातर नर्सरियों में जो उठी हुई क्यारियां, रेज्ड बेड जिसको कहते हैं, वही सामान्यतः रिकमेंड की जाती है। और इसमें जमीन से 6 से 9 इंच हम इसको ऊपर उठा के बनाते हैं, और इसमें हम ये लाइन खींचकर और इसमें हम एक एक बीज डालते हैं, और बीज डालने के बाद इसको हमको ढकना है। तो ढकने के लिए अगर हम इसके ऊपर कोई वर्मी कंपोस्ट या बारीक मिट्टी अगर हम डालते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, उससे हमारा जो बीज का अंकुरण अच्छा आता है। यहाँ पर ये भी ध्यान दें कि ऐसा ना हो कि वो हमने बढ़िया से अच्छे से हमने नर्सरी को स्टेरलाइज कर लिया और बाद में हमने ऐसी चीज डाल दी जो कंटेमिनेटेड है, जिसमें वो है, तो जब ये पूरी तरह से वर्जिन लैंड हो गई, और इस लैंड में जब हम कोई अगर बाहर से कोई भी कंटेमिनेशन डालेंगे तो कुछ भी कंटेमिनेशन डालेंगे तो वो बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। तो इस पर भी हमको ध्यान देना है कि इसमें जो भी चीज हम डालेंगे वो भी स्टेरलाइज होना चाहिए। तो ये नर्सरी, पहले तरह की जो नर्सरी है, ये सामान्यतः हमारे जितने क्षेत्र हैं इसमें रेज्ड बेड ही हम जो मध्य भारत है और ये है जो हमारा एरिया है साउथ में, ज्यादातर रेज्ड बेड में नर्सरी ही लगाई जाती है। ये एक सनकन बेड नर्सरी होती है जो हमारे पहाड़ों में बनाई जाती है, क्योंकि वहां पर ठंड की समस्या होती है। ठंड में अगर आप ओपन में बनाते हैं या प्लेन में बनाते हैं तो पौधों में ठंड के कारण पौधों में मोर्टलिटी आती है, पौधों में पाले की समस्या हो जाती है। तो इसमें नर्सरी को थोड़ा सा गहरा कर दिया जाता है, और गहरा करके इसके अंदर फिर हम पौधों को लगाते हैं। तो बाहर का जो तापमान है वहां सीधे डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करता। तो ये जो हमारा सनकन बेड है उसको यहाँ पर उपयोग किया जाता है। और प्लेन नर्सरी तो सभी, मतलब उसको जमीन पर सामान्य बनाना है, उसमें कहीं कोई ऐसा ध्यान देने वाली बात नहीं है। जमीन पर प्लेन बेड पर बनाई जाती है, पर इसमें हम इसको अवॉइड करते हैं। तो ये नर्सरी की बात हुई। अब नर्सरी में जो बचाव के तरीके, यहाँ पर आप ये एक देखेंगे, ये टनल बनी हुई है, गोल सी एक वो रखी हुई है, ये इसको बोलते हैं हम पॉलीटनल। तो ये पॉलीटनल को हम अपने उससे भी बना सकते हैं, अपने तरीके से भी बना सकते हैं ये पॉलीटनल।
इसको हम अपने ये अभी इसकी बनी हुई है अपने एल्यूमिनियम सीट की, पर इसको हम बांस की बना सकते हैं। हम बांस की 4 लकड़ियां लेके चारों तरफ से फ्रेम बना ले और बांस की पंछियां काट के उसको यू आकार से मोड़ लें और उसको बैंड करके हम इसको 3 जगह बांध लें, तो ये भी हमारे लिए उसका काम करती है। और ये इसके ऊपर एक पॉलीथीन रख दें, इसको उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं। एक बार बना लो तो इसको आप कई बार उपयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कीड़े, बीमारियां और जो मौसम, प्रतिकूल मौसम आता है, क्योंकि हल्की सी भी बारिश अगर नर्सरी में तेज अगर आ गई तो नर्सरी हमारी खराब हो जाती है। तो इसके लिए हम ये पॉलीटनल बहुत उपयोगी है और इससे हम अपनी नर्सरी को, जब छोटी नर्सरी रहती है उस समय हम इसको बचा सकते हैं और इसमें जो है कीड़े और बीमारियों से भी हम इससे रक्षा कर सकते हैं। ये जो पॉली हाउस और नेट शेड में नर्सरी, तो हम पॉली हाउस में और नेट शेड में भी हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसमें फायदा ये होता है कि क्योंकि जब हम ओपन में फील्ड में जब नर्सरी तैयार करते हैं तो कीड़े जो है ज्यादातर सकिंग पेस्ट शुरू में बहुत आते हैं और वो सकिंग पेस्ट में जो पौधे की वृद्धि है उसको बहुत बुरी तरह प्रभावित करते हैं। तो अगर हमको इनको रोकना है तो हमें शेड नेट का उपयोग करना चाहिए या पॉली हाउस का उपयोग करना चाहिए। तो पॉली हाउस चूंकि महंगे होते हैं, पॉली हाउस में जो पहले नंबर पे जो नर्सरी लगी है वो पॉली हाउस में लगी हुई है और ये दूसरी जो है ये शेड नेट में है। तो ये हम जब शेड नेट में नर्सरी लगाते हैं तो इसमें एक इंसेक्ट प्रूफ नेट आता है, एफिड प्रूफ नेट बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो छेद होते हैं वो बारीक होते हैं, व्हाइट कलर का आता है। तो इसको हम अपने उसके लिए उपयोग करते हैं और इससे जो हमारे नर्सरी होती है, जो सब्जियों की नर्सरी होती है, इसमें पौधे रोग रहित पौधे तैयार कर सकते हैं। हम इसको बांस से भी बना सकते हैं, जो अपने पास उपलब्ध साधन है उससे बना सकते हैं, पर हमको शेड के लिए जो नेट है उसको हमको खरीदना पड़ेगा। और ऊपर से शेड के लिए हम सामान्यतः ये बोलते हैं कि 25% और कहीं कहीं पे 50% की भी जो नेट है उसका हम उपयोग करते हैं, ताकि हमारी जो छाया है वो हमारे मतलब ज्यादा ना हो, लाइट ज्यादा है। ये प्लास्टिक बैग्स में भी हम नर्सरियां तैयार करते हैं। सामान्यतः हम अब थोड़ा सा ये जो हमारे कुकर बीट्स हैं इसमें बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि हम जब कद्दू वर्गी सब्जियां लगाते हैं तो एक जगह 2-2 बीज लगाते हैं, 2 बीज 3 बीज हम लगाते हैं और फिर उसके बाद हम वो करते हैं। और समय जो होता है इसके लिए समय हमको नहीं मिलता, क्योंकि जब मौसम आता है उसके बाद हम खेत तैयार करते हैं और खेत तैयार करने के बाद हम फिर उसमें बीज लगाते हैं, तो हम लगभग 1 महीने लेट हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में जो हम कद्दू वर्गी सब्जियां लगाते हैं तो उसके लिए अगर हम पहले से पॉलीथीन में, ये जो पॉलीथीन बैग्स है इसमें अगर हम कुकर बीट्स लगा लें, इनको लगा लें और फिर इसके बाद इनको हम मुख्य खेत में जहां जहां हमारी जिस दूरी पे, जिस डिस्टेंस पे हमको लगाना है वहां पे इनको रोपित कर दें, तो ये बहुत बढ़िया उत्पादन भी मिलता है। और दूसरा इसमें कई बार जो हार्मोनल ट्रीटमेंट भी हम देते हैं, क्योंकि ये जो है ये इनको जो हमारी कद्दू वर्गी सब्जियां हैं इनमें नर मादा जो वो होता है, सेक्स रेशियो उसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा एक अलग इसमें चीज होती है, जिसके कारण इनमें जो पौधों की उत्पादन है वो कम होता है। तो इसको मेल और फीमेल का रेशियो बढ़ाने के लिए, पौधों में नर और मादा फूल को बढ़ाने के लिए इसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। इसमें शुरू में इथ्रेल का 100 से 150 ppm का घोल का स्प्रे किया जाता है 3 पत्ती की अवस्था पे। अगर इसको हम इथ्रेल का स्प्रे करते हैं तो इससे जो मादा फूल है वो ज्यादा आते हैं, नर फूल कम आते हैं। और यही से जो हमारे कुकर बीट्स है इसमें इसी पर सबसे ज्यादा फोकस होता है कि कितनी गठानों से हमारे मादा फूल आना शुरू हो गए। अगर हमारे 12-13 गांठों से मादा फूल आना शुरू हो गए तो उसको अच्छा माना जाता है। जो हमारी देसी वैरायटियां हैं या जो कम उत्पादन वाली वैरायटी है उसमें 25, 30 और 40 गांठों तक
बाद मादा फूल आते हैं। तो कई बार ये होता है, किसान ये बोलते हैं कि साहब बहुत दिन की हो गई लौकी, इसमें फल नहीं आ रहा है, तो ये भी एक समस्या होती है। तो उसके लिए हम इथ्रेल का उपयोग करते हैं और ये बहुत कम मात्रा में हम इसको इंड्यूस करते हैं, तो इससे हमारे जो है मादा फूल की संख्या बढ़ जाती है। ये जो हम अभी बात कर रहे थे जमीन में लगाने की, अब समय बदल गया है बहुत। अभी भी बहुत सारे किसान, मतलब 50% जो हमारे परंपरागत किसान है वो तो जमीन में ही लगा रहे हैं, पर जो नए किसान हैं वो अब प्लग ट्रे, पॉली ट्रे, प्लास्टिक ट्रे इनका उपयोग कर रहे हैं। और ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बीज ही सबसे महंगा इनपुट है और इसमें हमारे जो किसान भाइयों की लागत है, सबसे ज्यादा लागत उसमें लगती है। और एक बार बीज फेल हो गया तो कई बार क्या होता है कि खेत उसको खाली छोड़ना पड़ता है या फिर वो दूसरी फसल लेता है, तो जो उसकी प्लानिंग है वो खराब होती है। प्लानिंग अगर प्लानिंग से वो जो काम उसने सोचा था कि मैं आधा एकड़ में टमाटर लगाऊंगा या भटे लगाऊंगा, पता चला उसका 20 डिसमिल में ही हो पाया या 10 डिसमिल में हो पाया, तो वो स्थिति जो बनती है उससे उसकी आगे तक की पूरी प्लानिंग खराब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए जो ये प्लास्टिक की ट्रे होती है, ये अलग अलग तरह की आती है। 98 उसमें खाने होते हैं, 104 खाने होते हैं अलग अलग, इसके हिसाब से इसमें आपको ट्रेस जो है वो आपको मिल जाएगी बाजार में। और ये 12 रुपए से लेके 25 रुपए तक की आपको मिलती है। तो आप थोड़ी सी ड्यूरेबल ले लें। ड्यूरेबल ट्रे अगर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हम उसको बार बार उपयोग कर सकते हैं। और जो सेल करने वाले होते हैं, जिनको नर्सरी बनाना और सेल करना होता है, तो वो सस्ती वाली लेते हैं ताकि एक बार यूज करें और फिर वो किसान को दे देते हैं कि ले जाइए, इसको लगाइए। तो ये आजकल बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है नर्सरी सेल करने का। वीएनआर सीड का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो तो वीएनआर सीड रायपुर में है और इनका एक चावड़ा फार्म करके इन्होंने अपना फार्म बनाया। वहां पे लगभग 20 एकड़ में सिर्फ ये नर्सरी करते हैं और वहां से नर्सरी करके छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये जो किनारे वाले जितने एरिया है, और यहाँ तक कि मुझे ऐसा याद है कि नर्मदापुरम तक भी इनकी नर्सरी जाती है छत्तीसगढ़ से। तो काफी बड़े एरिया में ये नर्सरी को ले जाते हैं और ये सारी प्लग ट्रे में होती है। और इसमें जो प्लग ट्रे में सुविधा ये होती है कि यहाँ पर हम कोकोपीट यूज करते हैं, जो हमारा नारियल का बारीक जो बुरादा होता है उसको तैयार करके उससे कोकोपीट जो उसको उसमें कोकोपीट के दोनों तरह के आते हैं और उसमें भी आता है और आजकल उसके ब्रिक्स आ रहे हैं। तो जो ब्रिक्स है उनको हम पानी में पहले डुबा देते हैं एक दिन पहले और दूसरे दिन उनको निकाल के फिर हम ये ट्रे को भरते हैं और ट्रे को भरने के बाद फिर इसमें हम एक एक बीज लगाते हैं। ये ट्रे को भरने का भी थोड़ा सा तरीके में आप थोड़ा सा समझ लेंगे। जब हम इसको कोकोपीट से भरते हैं तो कोकोपीट से जब हम इसको भरते हैं तो एक बार हम इसके ऊपर पूरा कोकोपीट डाल देते हैं और हाथ से, प्लेन हाथ से हम उसको साफ कर देते हैं एक बार, तो ऊपर से जितना भी कोकोपीट होगा वो निकल जाता है। फिर दूसरी हम एक ट्रे लेते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं और ऊपर से हम इसको दबा देते हैं। तो दबाने से क्या होता है कि इसमें गैप बन जाता है बीज रखने के लिए और फिर इसमें एक एक बीज को हम इसके ऊपर जो दबा दिया तो उसमें स्थान बन गया, गैप बन गया और नीचे वाला जो है वो कॉम्पैक्ट हो गया। तो हम इसमें एक एक बीज डालते हैं और बीज डालने के बाद फिर ऊपर से हम कोकोपीट डालते हैं और कोकोपीट डाल के हम इसको रख देते हैं और इसको फिर हम इरिगेट कर देते हैं, हल्का सा पानी देते हैं। तो ये भी इससे हमारा जो उत्पादन है वो जो हमारे पौधे हैं वो अच्छे से तैयार होते हैं। अब इसमें जो अभी एडवांसमेंट आ गए हैं, जो अभी अगर आप कभी आपको समय मिले या कभी आप जा पाए चावड़ा बाग, तो वहां पे उन्होंने ऑटोमाइजेशन कर दिया है। जो हाईटेक नर्सरी की बात करते हैं उन्होंने वैसा कर दिया। तो वहां पे ये जो ट्रे है ये भर्ती भी मशीन से है, इसमें कोकोपीट भी मशीन से डलता है, इसमें बीज भी मशीन से डलता है और बीज डलने के बाद इसमें जो पानी है वो भी मशीन से, मतलब एक
पूरा सिस्टम बना हुआ है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है। वो मशीन ट्रे, एक बेल्ट चलता है, उस बेल्ट के ऊपर एक जगह जाके रुकेगी, वहां पे कोकोपीट डल जाएगा, वहां से दूसरी जगह जाएगी, वहां पे कोकोपीट पूरा ऊपर का जितना कोकोपीट एक्स्ट्रा कोकोपीट है वो साफ हो जाएगा। अगले वाले में जाएगी तो वहां पे सीड के वो बने हैं, तो वो उसमें सीड एक एक करके सारे उसमें ट्रे में सीड की सोइंग हो जाएगी। अगले उस पे जाएगी तो वहां पे स्प्रे मतलब फवारे लगे हैं, पानी का स्प्रे होता है, हल्का सा पानी उस पे दे दिया जाता है और उसके बाद वो ट्रे को उठा के जो लेबर है उठा के पॉली हाउस में, नेट हाउस में ले जाके रख देते हैं। तो ये जो नया काम है, एडवांस वर्क है, ये अब शुरू हो गया है। अब इसमें भी एक नई चीज शुरू हुई है। नर्सरी में एक नई जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सब्जियों में, मिर्च, जो हमारी इसकी बात करें कुकुरबिटेसी में या हमारी मिर्ची जो सोलनेसियस क्रॉप है, सोलनेसियस सबसे ज्यादा वेजिटेबल हम लोग खाते हैं, भटा, टमाटर, मिर्च, आलू, ये हम सबसे ज्यादा खाते हैं। तो इसमें भटा, टमाटर, मिर्च में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है विल्ट की, और विल्ट में भी बैक्टीरियल विल्ट। फंगल विल्ट को तो हम किसी तरह से रोक भी लेते हैं, पर बैक्टीरियल विल्ट जो है वो हमारी बहुत कंट्रोल में बहुत आसानी से नहीं होती। तो इसके लिए जो रिसर्च हुई है और उसके आधार पे जो तकनीक ग्रो हुई है, तो उसमें ग्राफ्टिंग, जो वेजिटेबल ग्राफ्टिंग शुरू हो गई। अब इसमें क्या करते हैं, नर्सरी में ग्राफ्टिंग करते हैं, और जो हम मदर प्लांट लेते हैं, जो नीचे वाला जिसपे हम ग्राफ्टिंग करते हैं, रूट स्टॉक जो लेते हैं जिसमें हम ग्राफ्टिंग करते हैं, वो रूट स्टॉक के लिए हम जो देसी हमारी जातियां हैं, जो हमारी वाइल्ड स्पीसीज है, जैसे भट्टे की वाइल्ड स्पीसीज है, जो भटकटैया है या दूसरे जो हैं भट्टे की स्पीसीज, उनको हम उपयोग करते हैं जिनमें विल्ट नहीं आती। ऐसे ही टमाटर की कुछ स्पीसीज पहचानी गई है जिनके ऊपर जो इसका जो हमारी हाइब्रिड है उनकी ग्राफ्टिंग की जाती है। तो एक एक पौधा ये 5-5 रुपए और 10-10 रुपए में, ऐसा मतलब अलग अलग इसकी हाइब्रिड के जो मतलब वो है, आप इसके लेने जाएंगे कुकर बीट्स के, तो वो 10 रुपए तक एक एक पौधा बेचते हैं, और इसका भटा टमाटर का लेने जाएंगे तो 3 रुपए 4 रुपए तक वो आपको एक एक पौधा बेचते हैं। तो ये एक नया बिजनेस शुरू हो गया है, नए तरीके की खेती हो गई है, और इसमें अगर हम कमर्शियल उसमें जाए तो बहुत तेजी से इसमें लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो एक ये चीज थी नर्सरी में, जो एडवांसमेंट है उसकी बात मैंने की, और जो प्रचलन में है उनकी बात मैंने की। इरिगेशन हमको सामान्यतः जो नर्सरी, चाहे हम जमीन पे डालें चाहे ट्रे में डालें, हमको बीच बीच में इसमें सिंचाई करती रहनी पड़ती है, और ठंड के दिन में है तो उसमें एक बार सिंचाई करें, और गर्मियों में दोनों टाइम, और हो सकता है कहीं अगर आवश्यकता हो तो आपको 3 बार आपको पानी देना पड़ेगा। और पानी के लिए ध्यान रखें कि अगर इसको हजारे से देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। आप दूसरे तरीके से अगर पानी देंगे तो आपकी नर्सरी पे नीचे की मिट्टी उठ के जाएगी, वो आपके पौधों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। रस चूसक कीड़े बहुत आते हैं, इसके लिए हम जैसे हम नेट अगर लगा रहा है इंसेक्ट प्रूफ नेट, तो सबसे बढ़िया प्रबंधन है। या फिर हम इसमें नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल जो हमारे उनको रिपेल करता है, उनको पौधों पर बैठने नहीं देता। नीम ऑयल का जो स्मेल है, जो उसकी ऑर्डर है, वो उसको जो कीड़े हैं उनको पौधों के ऊपर बैठने से रोकती है। और उसको जो खाने वाले कीड़े हैं, जब वो उसको खाते हैं तो उसका जो स्वाद है वो उसको खाने नहीं देता। तो कई लोग बोलते हैं नीम इंसेक्टिसाइड है। नीम इंसेक्टिसाइड नहीं, नीम इंसेक्ट रिपेलर है। तो ये इंसेक्ट को रिपेल करता है, मतलब वो बैठने नहीं देता, वो आने नहीं देता। खरपतवार नियंत्रण, सामान्यतः जो हमारे इसकी नर्सरी होती है उसमें खरपतवार नहीं आते, कोकोपीट पे जो हम तैयार करते हैं। पर जो हम जमीन पे तैयार करते हैं तो उसमें खरपतवार आते हैं, तो हमको इनको नियमित रूप से निकाल देना चाहिए। अगर हम इसको बड़े थोड़े से भी अगर बड़े हो गए तो एक खरपतवार उखाड़ेंगे, आप पता चला 4 पौधे आपके नर्सरी के उखड़ जाएंगे। तो इसको अगर आप शुरू में निकाल देंगे तो आपका डिस्टरबेंस नहीं होगा और एरेशन भी अच्छा होगा, तो जिससे आपके पौधे मरेंगे नहीं, दूसरे पौधों को नुकसान नहीं होगा, किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। ये
कीड़ों से रोग तथा कीड़ों से बचाव के लिए किस तरह से हम वो करते हैं, इसके बारे में हम कुछ जो ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास इनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो जो भी नर्सरी हम ले जाते हैं तो इसकी हम हार्डनिंग की बात करते हैं, क्योंकि जब हम पौधों को नई जगह में लगाते हैं तो उसके पहले हम उसको थोड़ा सा उस जगह के लिए हम तैयार करते हैं कि वहां जब इस पौधों को हम ले जाएंगे तो ये पौधा वहां पे सरवाइव करेगा या नहीं। तो उसके लिए हम उसको थोड़ा सा उसमें हम उसको स्ट्रेस देते हैं। जब उसको स्ट्रेस देते हैं तो उसकी जो कोमलता है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए सामान्यतः ये माना जाता है कि जब हमको नर्सरी लगानी हो उसके 3-4 दिन पहले हम उसको इरिगेशन बंद कर देते हैं। जब हम उसको इरिगेट करना बंद कर देते हैं तो उसकी जो आउटर सरफेस है उसमें थोड़ी सी हार्डनिंग आ जाती है, वो थोड़ा सा जो वो है वो टाइट हो जाता है। और उसके बाद फिर हम जिस दिन हमको लगाना होता है उसके पहले 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले हम उसको इरिगेट करते हैं और फिर उसको या 10 घंटे पहले हम उसको इरिगेट करते हैं और फिर उसको निकाल के हम पौधों को लगाते हैं। तो इससे जो नई जगह पे जब वो जाता है तो वहां पर उसको सरवाइव करने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये बात थी हमारी कि किस तरह से हम नर्सरी तैयार करें। अब नर्सरी तैयार करने के बाद हम ये बात करते हैं कि कैसे हम नर्सरी को उपयोग कैसे कर, नर्सरी को हम अगर हम लगा रहे हैं तो कैसे लगाएं। नर्सरी लगाने में भी हमको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नर्सरी में अगर लगाने का तरीका अगर हमारा सही नहीं है तो वहां पर भी हमको दिक्कत हो जाती है। लगाने का सामान्यतः नर्सरी को अगर हम लगा रहे हैं तो हम ये बोलते हैं कि सुबह के टाइम में नर्सरी लगाना चाहिए, पर प्रायोगिक रूप से सुबह और शाम के समय पर कई बार खेती में प्रायोगिक रूप से संभव नहीं हो पाता। तो कोशिश ये करें कि बहुत ज्यादा धूप हो उस समय नर्सरी नहीं लगाएं और नर्सरी लगाने के तुरंत बाद हम पानी दे दें। और अगर आपको छोटे एरिया में नर्सरी लगाना है तो सबसे बढ़िया टाइम है 3 बजे के बाद आप नर्सरी लगाना शुरू करें। 3 बजे से आप शाम को जब तक अंधेरा होता है तब तक आप नर्सरी लगाएं। इससे फायदा ये होगा कि अगले जो रात है उसको पूरी मिलेगी पौधे को सरवाइव करने के लिए, और वो अगले दिन आप जब जाएंगे तो आपको पौधा खड़ा मिलेगा। नहीं तो नर्सरी हम जो दिन में नर्सरी लगती है तो पौधा दिन भर पूरा आड़ा रहता है, फिर धीरे 3-4 दिन तक जब उसकी जड़ें इस लायक होती है कि वो भोजन ले सके, पानी ले सके, तब फिर वो पौधा आपका खड़ा होता है और फिर वो अपना कार्य शुरू करता है। तो ये स्ट्रेस जो पौधे को शॉक लगता है उस शॉक से हम बचा सकते हैं। और जब हम ट्रे में पौधे तैयार करते हैं तो ये स्ट्रेस उसमें नहीं लगता, क्योंकि वहां पर उसकी जड़ें इंटैक्ट होती है, उसमें मिट्टी भी इंटैक्ट होती है, तो वो सारी चीजें एक साथ उठ के पौधा जैसा का वैसा जाके लग जाता है। और आजकल रोपनी के लिए वो भी आ रहे हैं, रोप ट्रांसप्लांटर आ रहे हैं, कुछ हाथ से लगाने वाले ट्रांसप्लांटर आ रहे हैं जिसमें एक एक पौधा आप हाथ से लगा सकते हैं ऐसा पकड़ के। मैंने फोटोग्राफ्स इसमें डाल नहीं पाया, पर वो भी बढ़िया तकनीक है। और जहां भी आप पौधे लगाते हैं, नर्सरी लगाते हैं, तो 2 चीजें हम सब्जियों की खेती में अब हम सामान्यतः बिल्कुल वैसे बोलते हैं कि आप एक तो रेस्ड बेड पे लगाएं, उठी हुई उस पे लगाएं, और दूसरा हो सके तो मल्चिंग अवश्य करें। मल्चिंग और ड्रिप करने से आपको जो आपका उत्पादन है वो आपका अच्छा मिलेगा। दूसरा, खरपतवार की समस्या नहीं होगी। सबसे बड़ी सब्जियों में समस्या होती है खरपतवार की। किसान निदाई करवाने में उसको बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, और ये खरपतवार हमारी फसलों में कीड़े मकोड़े जो हमारे कीट और रोगों के लिए प्रश्रय स्थल होते हैं, साथ ही ये हमारे जो मुख्य फसल है उसके भोजन को भी बहुत सारा हिस्सा ये ले लेते हैं, तो हमारी जो फसल है उसको बहुत नुकसान होता है। तो ये कुछ मुख्य चीजें थी जो हम सब्जी उत्पादन के लिए जब हम बात करते हैं तो उस पर मुझे कहनी थी। अब मैं चाहूंगा आप लोगों के जो प्रश्न हो उस पर हम चर्चा कर ले। समय थोड़ा ज्यादा ले लिया मैंने आज। जी बहुत बहुत ही बढ़िया। हमारे अपने नर्सरी के बारे में तो प्रिकॉशन क्या करनी है, हमें क्या लेना है घर में, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। और
और ये एक हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमें जो जैविक खेती और जो हमारा आहार है उसको ठीक करना है। तो हमारे सदन में बहुत सारे किसान जुड़े रहते हैं और हम सभी एक ही निश्चय कर रहे हैं कि हमें भी जैविक खेती करनी है और हमारा आहार हमें अच्छा रखना है। तो और हम बाकी अन्य सदस्य जो किसान है खेती कर रहे हैं उनको भी ये मार्गदर्शन अवश्य मिलना चाहिए। बहुत ही बढ़िया आज आपने बहुत अच्छे से बताया। तो मैं आगे आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर निवेदन करती हूँ क्योंकि समय तो थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय पवन कुमार सर को निवेदन करती हूँ। जी धन्यवाद। ओम सभी को बहुत सुंदर। डॉक्टर रोशन लाल जी आपको बहुत बहुत बधाई। इस तरह की जो ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल जो चीजें हैं आपने बताई हैं उसका निश्चित रूप से लाभ भी मिलेगा सबको और सबके प्रश्नों का समाधान भी हो पाएगा। मेरा इसमें एक कमेंट है या सुझाव है जी वो ये है कि जो सब्जियों की खेती है उससे संबंधित जो बीज वाला जो कार्य है उसके बीज की जो व्यवस्था की बात आपने कही कि कहीं पर महंगा बीज है कहीं पर सस्ता बीज है। इसी तरह से वो ट्रे जो है कोई सस्ती दे रहा है कोई टिकाऊ बना करके दे रहा है। इसका क्या कोई ऐसा कुछ हो सकता है कि माना जाए कि मध्य प्रदेश में जो हमारे जी बीज के जो उत्पादक हैं जो बीज बेच रहे हैं या जो ये ट्रेस बना रहे हैं और जो सभी तरह के जो लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं जहाँ से गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त हो सकता है उसके लिए दो विकल्प है। या तो हम उनकी एक डायरेक्टरी बनाएं और वो डायरेक्टरी को उपलब्ध कराएं सबको और इसी प्रकार से बाकी जो इनपुट चाहिए मल्च चाहिए आपको सीड ट्रे चाहिए तो ये इन जो अच्छा काम करने वाले संस्थाएं हैं कंपनीज हैं इनके साथ नेगोशिएट करके कि ये हमारे जो लोग इसके साथ जुड़ते हैं इसको किस रेट में देंगे कैसी उसकी उपलब्धता रहेगी उनकी तरफ से गारंटी क्या रहेगी और एक तरफ बीज और एक की तारीख में तो उसकी भी गुणवत्ता कई बार जो है आपने भी कल बताया था आज भी बताया है तो कई बार उसकी गुणवत्ता भी हो जाती है। तो इसकी प्रमाणिकता के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए या उसको उसमें से कुछ जो अच्छा काम कर रहे हैं शायद अगर हम योगाहार के इस कार्यक्रम में भी बुलाएं तो उनका भी एक परिचय हो सकता है उनकी भी एक मार्केट आगे बढ़े। लेकिन इसके लिए लेकिन क्या व्यवस्था होना चाहिए? मैं तो खाली एक ऐसे सुझाव दे जी रहा हूँ या कमेंट कर रहा हूँ तो इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी होगी? जी जी सर। जी सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि ये जितने भी उत्पाद हैं अगर हम सीड की बात करें तो सीड हमारी जो प्राइवेट कंपनी है सारी कंपनियां कहीं ना कहीं किसानों के यहाँ बनाती है और कई सारे जो हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर है जैसे IIHR बेंगलोर, पूसा का हमारा IIVR है तो इनमें IVRI बनारस है इनमें इनमें सब में कहीं ना कहीं हाइब्रिड सीड भी बन रहे हैं और वो बन रहे हैं। तो इन पे भी हम कांटेक्ट करके किसान जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप हैं FPOs हैं इसमें हम इनसे ये हमारे किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनको कॉन्ट्रैक्ट करके हम सीड प्रोडक्शन के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये अपना सीड हाइब्रिड सीड भी अपना बना सकते हैं क्योंकि जैसे हमारे बालाघाट में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया था और यहाँ पे राइस का हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होता है और अब कई सारी कंपनियां यहाँ आ गई है किसानों के यहाँ जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का काम करवाती है। तो ये सामान्यतः जो हमारा महाराष्ट्र का कुछ एरिया और हैदराबाद के आसपास का एरिया वहाँ होता था। तो ये भी काम हम किसानों के यहाँ करवा सकते हैं। दूसरा जो ट्रेज हैं इनके लिए हम इनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं और अगर FPO हमारे पास लार्ज स्केल पे अगर जब हम कोई चीज परचेस करते हैं तो हम डायरेक्ट कंपनी से हम ये बोल सकते हैं कि भाई इतना मटेरियल हमें चाहिए क्या रेट से दोगे तो वो रेट आपको बहुत जो कंपनी रेट पर वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है। हमको कास्ट कैसे बचानी खेती में कैसे हम लागत कम कर सकते हैं तो इसके लिए FPO मैं समझता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो FPO का कॉन्सेप्ट लाया वो बहुत अच्छा समझता हूँ। जी शरद भैया का भी हैंड रेस था काफी देर से। जी शरद भैया। धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर बहुत सुंदर। आज शरद भैया का हैंड रेस था ना? जी आदरणीय शरद भैया।
जी बहुत अच्छी और बहुत जानकारी मिल रही है हमें, और समय बहुत पाबंदी कर रहा है, फिर से समय हो गया है। समय का बहुत ज्यादा कमी पड़ रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये ताइवान अमरूद आता है, तो ये जी अमरूद ताइवान के नाम से अगर इंडियन वैरायटी लगाते हैं और ताइवान वैरायटी में, इसमें क्या अंतर है? और जैसे लोग बाग मुनगा तैयार कर रहे हैं, घर जी पे बीज तैयार करते हैं, तो वो मुनगा कईयों के खेतों में नहीं फल पाता है। तो ये पौध रोपा तैयार करने वाले की गलती है या लगाने वाले की है? इसमें थोड़ी जी जानकारी चाहिए थी जी। जी जी। पहली बात तो हम ताइवान की बात करें तो ताइवान जो जैसे हम गोवा की बात करें तो जो ताइवान थाईलैंड गोवा है, तो ये अभी वीएनआर ने उसका वो निकाला, वीएनआर गोवा करके। तो वो उसी तरह का है जैसे थाईलैंड गोवा है। इसमें इसमें गोवा की जो एक क्वालिटी है उसको इन्होंने जो डिस क्वालिटी है उसको इन्होंने पकड़ा है कि उसमें हम स्टोरेज नहीं कर सकते। और ये जो गुआवा है इसमें इसका आप एक बार आप फल तोड़ लीजिए तो आप महीने भर भी अगर आप इसको रखेंगे तो वैसा का वैसा रहेगा। तो वो एक क्वालिटी उसमें है, मतलब काफी समय तक स्टोर करके हम रख सकते हैं उसको। और हमारा जो अगर अमरूद हम अपने चाहे लखनऊ 49 हो चाहे हमारा इलाहाबाद सफेदा हो, इनको हम बहुत दिनों तक नहीं रख सकते। ये 3-4 दिन 5 दिन में आपका पक्के मैच्योर होके आपका ओवर राइप हो जाएगा। तो ये जो थाईलैंड गुआवा की जो है इसमें ये क्वालिटी है। और हमारे यहाँ पे जो वीएनआर ने डेवलप किया है तो वो भी अच्छा है। पर जो ये मार्केट तो कुछ दिन के लिए होता है, पर जो खाता है एक बार तो वो फिर दोबारा इसको, हमारी जो चॉइस है इंडियन चॉइस है, वो दोबारा इसको खाना पसंद नहीं करता, ऐसा मेरा मानना है। पर मार्केट के हिसाब से देखें तो इसको हम जो बाजार में अच्छी दिखती है, बड़ा साइज दिखता है, तो हम इसको मतलब देख के एक बार आदमी बोलता है एक बार तो लेने का बनता है, पर लगातार चॉइस में नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। और जो मुनगे का है तो मुनगे का जैसे जो हमारी PKM1 है वैरायटी वहाँ से जो निकली हुई है बेंगलोर से, उसको हम तमिलनाडु से निकली हुई है, तो इसको हम इसको लगा सकते हैं। और ये PKM की और भी सीरीज इनकी निकली है, पर वन जो है अच्छी है, 9-10 महीने में इसमें फ्लावरिंग आ जाती है। तो इसके हम पौधे अभी कई सारे प्राइवेट वालों ने भी कुछ चीजें इसमें निकाली है। तो उसमें वो भी मार्केट में चलन में है, और वो काफी महंगे में भी हम जो सीड्स हैं वो बेच रहे हैं। पर अगर हमने अपना मुनगा तैयार किया है तो उसमें मेरे ख्याल से फ्लावरिंग तो आनी चाहिए। अब वहां पर आप किसी ने पौधे अगर हाइब्रिड से अगर कोई होगा, किसी कंपनी का कोई हाइब्रिड होगा, जैसे अभी एक ओडीसी के नाम से बाजार में चल रहा है, काफी उसका प्रचलन है, और वो काफी मतलब वो अपने बीज वगैरह बेच रहे हैं। तो उसका मैंने भी अभी देखा नहीं है कि उससे सीड तैयार हो रहा है या नहीं, मतलब उसके सीड से फिर नेक्स्ट जनरेशन में वो आ रहा है या नहीं, क्योंकि कई सारे जो है हम हाइब्रिड की बात करते हैं तो इसमें जेनेटिक्स का बड़ा रोल है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से उन्होंने उसको तैयार किया है। और ये जो है PKM1 जो है हमारी जो गवर्नमेंट सेक्टर की वैरायटी है, ये बढ़िया वैरायटी है और इसमें कोई समस्या नहीं है। हमने बैतूल में मैंने लगा के आए थे पौधे, और आज भी वहां से बीज वो तैयार करते हैं और बीज तैयार करके किसानों को सेल करते हैं। और हम भी जब आवश्यकता होती है, तो चूंकि हमारे यहाँ बंदरों का बहुत आतंक है, तो हम अपने प्रेमाइसेस में तो तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि हर दिन 50-60 बंदर हमारे KVK में रहते हैं। तो वो हम बाहर से मंगा के फिर हम सीडलिंग तैयार करके किसानों को प्रोवाइड करते हैं। तो ये PKM1 में तो कर सकते हैं, ओडीसी का मुझे देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मैं अभी तक लगाया नहीं हूँ उसे। जी भैया, बहुत अच्छा। हमारे दादू हैं, उनके एक मित्र ने बहुत सारे लगाए हुए थे मुनगे के पौधे, तो वो फले नहीं। तो वो दादू के जो मित्र हैं वो पूछ रहे थे भैया इसमें क्या डालें। तो मैंने कहा यार आपका 5 साल का पौधा हो गया है, क्यों नहीं फल रहा है? तो फिर आपसे हम सलाह लेंगे कि ये बीज की प्रॉब्लम है या कोई इसमें बीज की प्रॉब्लम हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है।
जी 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 सर, धन्यवाद। जी भैया। धन्यवाद आदरणीय शरद भैया, बहुत सुंदर संवाद। और मैं आगे आदरणीय दिनेश भैया ने पहले सबसे पहले आदरणीय अनिल राय जी का हैंड राइज है, तो उनको ले लेते, फिर बाद में दिनेश भैया। जी जी अनिल राय जी अपना सवाल करिए। जी ओम, सदन को सादर प्रणाम। रुशन लाल भाई साहब को सादर प्रणाम। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपने सब्जियों के बारे में बताया, लेकिन हम लोग जो सब्जी की खेती नहीं करते हैं, धान का तो उसी तरह से होगा, लेकिन उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक अगर ज्ञान हो तो चीज़ें हों तो बताइएगा। और अभी शरद भैया ने पूछा कि मुनगा का बीज सर आप ही के मध्य प्रदेश में सागर में जो आकाश चौरसिया देसी बीज बनाते हैं, वो हम अपने यहाँ लाए थे और 4-5 पेड़ लगाए थे। वो काफ़ी फूल भी रहा था और उसमें फल भी आ रहे थे। तो इस प्रकार हमको लगता है कि आकाश चौरसिया जी के यहाँ जो बीज है देसी बीज, वो काफ़ी अच्छा है। जी ओम। जी सेवाल साहब, सेवाल भाई। दिनेश जी सर जी जी को जी जी, आदरणीय धन्यवाद। सर, मुझे ये देखने में आया है कि बहुत सारे लोग जो ग्रो बैग्स में वेजिटेबल उगा रहे हैं छतों में ना, लेकिन बरसात के समय में वो बहुत भीग रहे हैं। तो हम बरसात से इन्हें कैसे बचा सकते हैं, जबकि हम पॉली हाउस या पॉली टनल वगैरह नहीं लगा पा रहे हैं उनमें? सर ये तो संभव नहीं होगा बारिश में, तो हमको ओपन, क्योंकि खेती तो हमारी वैसी ही चलेगी, ओपन छत पे तो और कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। और ओपन में तो जो हम रूफ गार्डनिंग करते हैं उसमें कुछ हमारे पास विकल्प नहीं है। जी जी जी, थैंक्स। जी। और राय साहब ने धान का पूछा, तो धान के लिए हमने एक बार डॉक्टर उत्तम बिसेन साहब को बुलाया था। उन्होंने धान के बारे में सारा नर्सरी से लेके सारा बताया था, कैसे डीएसआर के बारे में भी चर्चा हुई थी और नर्सरी कैसे लगाएं उस पर भी सारी चीजें उन्होंने बताई थी। अगर आप पिछली रिकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो हमारे अपने योगहार चैनल पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। डॉक्टर उत्तम बिसेन जी आए थे बीच में, उनको ये बालाघाट से हमारे साथी वैज्ञानिक है, उन्होंने धान के ऊपर पूरा विस्तार से बताया था। जी जी बहन जी, और किसी का कोई प्रश्न? रंजना बहन जी, मराठी प्रणाली बहन जी। जी आदरणीय भ्राता जी, आदरणीय प्रणाली बहन जी, किसी भाई बहन का कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित है। वैसे 8:03 हो गए हैं। जी कल्पना जी। सर जी जो तुवल लगाए हैं, एक एक फीट पे जो तुवल लगाए हैं, तो अभी अगली प्रक्रिया क्या होगी? क्या कीटनाशक डालना होगा, 10 परनी वगैरह, या फिर क्योंकि वहां पे आपने जैसे बचाया मल्चिंग नहीं किया गया, वो वैसे मतलब ऐसे मिट्टी को 6-6 इंच ऐसे फीट लंबी क्यारियां बनाई गई चंदन के बीच में। तो जैसे तुवल लगाए और साइड साइड से हमने वो तिल या फिर दूसरे कैरी में तुवल और बीच बीच में मूंग लगा दिए। तो अभी अगली प्रक्रिया क्या करना होगा सर, ये पूछ रहे हैं। जी बहन जी, एक तो 1 फीट पे तुअर नहीं लगाना है, तुअर कम से कम 1 मीटर पे लगाना है। सर सॉरी सर, 1 मीटर आपने बताया था, 1 मीटर। जी जी हाँ फिर ठीक है, 1 मीटर पे लगाना है तुअर को। और तुअर में अपने को जब 30 दिन की हो जाए, 25 से 30 दिन पे ऊपर की जो वो है बड जो होती है, ऊपर की जो कलिका है उसको तोड़ देना है। इसको बोलते हैं डिसबडिंग बोलते हैं, पिंचिंग बोलते हैं, अलग अलग नाम उसके वो करते हैं। इससे आपकी साइड ब्रांचेस बढ़ेगी। फिर अगले 20 दिन बाद फिर से एक बार इसको करते हैं। हम इसको 3 बार अरहर में रिकमेंड करते हैं और इससे ईल्ड लगभग आपकी 2 गुना तक बढ़ने के हमने रिजल्ट देखे। तो आप इसको प्रयोग करें पहली 30 दिन में, और अगले 15-15 दिन में अगर आप इसको करते हैं तो आपका पौधा बहुत बढ़िया बनता है और उसमें जो बीरिंग होती है वो बढ़ जाती है। तो इस पर आप देखें। सर इस समय क्या कीटनाशक वगैरह की वो होता है क्या, और उसको मतलब खरपतवार को निकालना होगा? खरपतवार के लिए तो अगर आपके पास पैरा हो तो आप बीच में पैरा डाल दीजिए। और कीड़े तो सामान्यतः बारिश में खूब आते हैं, तो एक कभी हम
पूरे बालाघाट में लाइट ट्रैप का वो कर रहे हैं, तो अगर लाइट ट्रैप आप लगा सकते हैं, सोलर लाइट ट्रैप कृषि विभाग से भी आपको मिल सकते हैं, शायद कुछ सब्सिडी भी उसमें है, तो उसको आप देख लें। सोलर लाइट ट्रैप आप जो किरनापुर में आपके एसएडीओ ऑफिस है वहां से थोड़ा सा देख लें, सोलर लाइट ट्रैप वो अगर लगा सकते हैं तो उससे आपको जितने भी कीड़े हैं वो सारे ट्रैप हो जाएंगे। और इंसेक्टिस आप कीटनाशक अगर तो उपयोग करना चाहते हैं तो अपने 10 काढ़ा या ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, नीम ऑयल इनका उपयोग कर सकते हैं। ये जो ब्रह्मास्त्र नीमास्त्र है ये जड़ों में डालना होगा कि ऐसे नहीं नहीं पौधे नहीं, जड़ों में अभी जड़ों में कुछ नहीं डालना है। जब पत्तों में पौधे निकल आए आपके, पौधे कम से कम 4-5 पत्ती के हो जाए, उसके बाद आप स्प्रे करना शुरू कीजिए। जी धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कल्पना बहन जी। और भी हमारे प्रणाली बहन जी कुछ पूछ रही थी, उनसे ले लेते और फिर अपन। जी प्रणाली बहन का हैंड राइज था मगर अब चला गया। ओम वक्त ज्यादा हो गया है, सदन को सादर प्रणाम। आदरणीय रोशनलाल राव जी, आपने बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया। मेरा एक ही प्रश्न था, मैंने जो गवार आपके यहाँ क्या बोलते हैं? ग्वारफली, ठीक है जी। हाँ, वो ना अच्छे होते हैं, हाँ, लेकिन उसको फल आने शुरू होते तो मरने लगते हैं, क्या करें इसके लिए? देखिए पानी अगर भरता होगा बहन जी, पानी हाँ, बहुत सबसे बड़ी पानी क्या की समस्या तो वर्षा बहुत है, बहुत यहाँ है हाँ, तो वो आपका वही है, आपका क्षेत्र अधिक वर्षा वाला है, तो ग्वार में आप उसको उस पे लगाइए, जो बोलते हैं ना मेड़ नाली, आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको, जो सार खींचते हैं ना, ऊपर लगाइए, घाड़ पे लगाइए। वैसा ही किया है, बेड करके ही लगाए। बेड बना के एकदम ऊपर लगाइए उसको, तो वहां पे आपका पानी नहीं भरेगा, तो आपके मरेंगे कम। दूसरा, ये जो ट्राइकोडर्मा आता है, इसको आप हर पौधे के आसपास इसका घोल बना के 50-50 ml पौधे के पास डाल दीजिए, तो ये जड़ में सड़न जो वाले जो चीजें हैं उनको रोक देगा, तो सड़न नहीं होने देगा और आपकी चीजें अच्छी होगी जी। ओम प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय प्रणाली बहन। और अब हमें समय हो रहा है और आपको पता है सभी को कि हमारा 8 बजे का समय रहता है। अब मैं भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम मुन्नीलाल भाई साहब कुछ बोल रहे हैं। जी नहीं, अभी अति सुंदर कहा है, बहुत बढ़िया। और हमारे सदन का समय हो रहा है, तो डॉक्टर रोशनलाल भैया कभी हमारे युगाहार से कहीं जाने वाले नहीं हैं और फिर से उनको पकड़ कर लाएंगे और भी आ जाएंगे 1-2 दिन में, और भी हमारा मार्गदर्शन देने के लिए आएंगे। कोई बात नहीं, तो हम अभी आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करते हैं, आप आइए और आज के हमारे योग शिक्षक और हमारे मुख्य वक्ता का आभार करा दीजिए और सब कार्यक्रम का समापन करा दीजिए। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा भी अति सुंदर रही और जो जानकारी हमें मिली है ये तो बहुत विशिष्ट जानकारी है। निश्चित रूप से इसका यदि पालन किया जाएगा तो हमारे योगाहार के सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा, ना केवल योगाहार के सदस्यों को बल्कि वो जिनसे भी चर्चा करेंगे उनको ये इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सदन को ओम। जी ओम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।